एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जी हैं। गुंजल जी से इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानेंगे, साथ में सत्ता और संगठन से जुड़े कई मुद्दे के बारे में इनसे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं प्रहलाद गुंजल साहब से। गुंजल साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुंजल साहब, आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कब से आपने राजनीति शुरू की, किसकी प्रेरणा से आप? अब ये तो आप भी मेरे पुराने मित्र हो। राजनीतिक सफ़र के बारे में मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी जीवन से ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। कई बार लोग कहते हैं मुझे अमुक व्यक्ति से प्रेरणा मिली, अमुक व्यक्ति से प्रेरणा मिली। मैं सोचता हूँ कि मैं किसके बारे में टिप्पणी करूँ कि किससे मुझे प्रेरणा मिली। जी। मैं थ्रू आउट पहली क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक जब गांव में पढ़ता था, अपनी क्लास का टॉपर रहा, स्कूल का टॉपर रहा। और पैदाइशी कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा थी या कुछ ऐसा योग संयोग था कि मैं पहली से लेकर 8वीं तक अपनी क्लास का प्रतिनिधि भी रहा, और जब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो मैं मिडिल का प्रेसिडेंट भी रहा, और जब मिडिल में पढ़ता था, स्कूल सेकेंडरी हो गया तो मैं सेकेंडरी का प्रेसिडेंट रहा। जी। अब इसको क्या कहेंगे? उस समय जब प्रेरणा के बारे में नहीं समझते थे, जीवन का प्रारंभिक अध्याय शुरू हो रहा था किताब हाथ में पकड़ने का, तब किताब पकड़ने के साथ साथ क्लास को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो कुछ ईश्वर प्रदत्त कोई बात थी जिससे लगे रहे, आगे आकर फिर वो ध्येय बन गया राजनीतिक क्षेत्र में। विद्यार्थी राजनीति में फिर कोटा कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, वहाँ से तो उससे पहले से तो आप हमारे मित्र हैं। जी। आपके मैं इसके पीछे एक बात कहता हूँ, जिस चीज से इंस्पायर हुए वो हमारा एजुकेशन पैटर्न था। जी। आज अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले 90% बच्चों से हिंदी का अंक पूछ लो तो वो कहेंगे कि ये 56 का मतलब क्या होता है, फिर कहो 56, तो अच्छा। हम जब पढ़ते थे तो किताबों का हिस्सा होता था महाराणा प्रताप, हम जब पढ़ते थे तो किताबों का हिस्सा होता था शिवाजी, हम जब पढ़ते थे तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष बोस किताबों में पढ़ाए जाते थे। जी। मॉरलिटी की कहानियां, समसामयिक विषय की कहानियां, ये एजुकेशन का हिस्सा था। जब एलिमेंट्री स्टेज पर बच्चा जब उसकी थीम बनने लगती है तब वो इन सारी चीज़ों से पढ़ता है, साक्षात्कार करता है, तो एक विशेष प्रकार का भाव जागृत होता है देश के लिए। विद्यार्थी जीवन में भगत सिंह ने क्या किया, फांसी पे चले गए। नौजवान अवस्था में सुभाष बोस ने क्या किया, देश के लिए घास की रोटियां महाराणा प्रताप ने खाना मंजूर कर लिया। छत्रपति शिवाजी ने, मराठाओं ने कितनी बड़ी लड़ाई इस मुल्क के लिए लड़ी। ये इंस्पायरिंग अब बच्चों में नहीं बची है। हम बचपन में ये सब पढ़ते थे, उससे मैं समझता हूँ कि सोमोटो इंस्पायरिंग हुई। रही पारिवारिक विरासत तो हमारी राजनीति में कुछ थी नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो शैक्षिक पैटर्न था हमारा, जिसमें विरासत का साक्षात्कार होता था, इतिहास का साक्षात्कार होता था, और उसी से एक इंस्पायरिंग मिलती थी और एक लाइन बन गई। कुछ ईश्वर को ऐसा ही रास्ता मंजूर था। आपके राजनीतिक गुरु ललित किशोर चतुर्वेदी थे, आपने उनके पदचिन्हों पर चलकर ये मुकाम हासिल किया। अब देखिए, जब राजनीति में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से पार्टी में ललित किशोर चतुर्वेदी जी का गार्जियन के रूप में हमको आशीर्वाद मिला, और जो कार्यकर्ता के प्रति उनका भाव था कि आप कहीं व्यवस्था में बैठे हो तो जो मूल पूंजी आपकी ताकत कार्यकर्ता है, उसका हर सूरत में सम्मान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम आज ये प्रयास करते हैं। ललित जी जिस पैटर्न पर काम करते थे कार्यकर्ता के लिए, हम भी कोशिश करते हैं उसी भाव पर काम करने की। गुर्जर आंदोलन के समय आपने काफ़ी पीड़ाएं झेली पार्टी में रहकर, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि पार्टी आपके सामने झुकी। इसका क्या कारण रहा? देखिए, मैंने सदैव ईमानदारी से काम किया है।
गुर्जर आंदोलन में भी मेरी बहुत पीड़ा है। मैंने असेंबली में कहा, कई लोग जो जानते नहीं है राजनीति में और जो या राजनीति में दुराग्रह पूर्व बात करते हैं वो ऐसा मैनिपुलेशन कर देते हैं, प्रहलाद गुंजल तो गुजर था इसलिए गुजर आंदोलन में कूद गया। मैंने असेंबली में कहा जी कि ये गुजर की जगह अगर 72 बच्चे भैरवाओं के मरे होते, हरिजनों के मरे होते, तो मैं लेजिस्लेटर होने के नाते, इस विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं उस पर लड़ता। मैंने पूछा कि इस राजस्थान विधानसभा के 200 मेंबर मुझे ये बता दें कि ये 72 लोग मरे हैं जो टेररिस्ट हैं क्या? अगर ये टेररिस्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना। ये राजस्थान के नागरिक हैं जो पुलिस की गोली से मरे हैं, तो एक राजस्थान की विधानसभा का एमएलए किसी राजनीतिक दल का उस पर नहीं बोला, केवल इसलिए कि इसमें वोटों की राजनीति बीच में आ जाएगी। इंसान की जान से वोटों की राजनीति की कीमत ज्यादा हो जाए, राजनीति में ये पैरामीटर्स कायम हो जाएंगे तो राजनीति का कुछ एथिक्स बचेगा ही नहीं। और मैं उसमें था कि नहीं, मैं अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं कर सकता, इसलिए बोला। राजस्थान विधानसभा में कौन बोले? गुजर आंदोलन में गुजर मरे तो क्या और विधानसभा के लोगों का बोलने का 72 लोग मर जाएं और विधानसभा में कोई राजनीतिक दल बोले नहीं? मैं समझता हूं कोई एक शहर की अनायास मृत्यु हो जाती है तो दुनिया भर के नेताओं के बयान आ जाते। इतने तो कोई मूक शहर के पालतू कुत्तों की कोई हत्या कर देता एक साथ तो देश दुनिया के नेताओं के बयान आ जाते। पर उस समय की परिस्थिति यह थी कि गुजर के मरने पर बोलेंगे तो मीणा नाराज हो जाएंगे। इंसान की लाशों की कीमत वोटों के सामने फीकी पड़ गई। मैं इस राजनीति के चरित्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बोला और कोई इसलिए नहीं। कोई गुजर की जगह मीणा भी मरता या भैरवा मरता, हरिजन मरता, मैं लड़ता भाई, लड़ता और लड़ा मैं, और मैं सच्चाई पे था, इसलिए पार्टी ने स्वीकार किया। प्रहलाद गुंजल का रास्ता सच्चाई का था, इसलिए जो उसको बाहर का रास्ता दिखाया था उसको वापस अंदर लाया जाना चाहिए, लिया पार्टी ने मुझे अंदर। बिल्कुल। रही बात संघर्ष की, तो मैं तो उदाहरण हूं। आज मुझे राजस्थान भर का कार्यकर्ता, पूरे राजस्थान स्तर के कार्यकर्ता के रूप में रिकॉग्नाइज करता हूं, लेकिन मैं कभी पार्टी और युवा मोर्चे का प्रदेश का पदाधिकारी 30 सालों में नहीं बना भाई जी। मुझे तो संघर्ष करना ही पड़ रहा है, हर मोर्चे पे ही संघर्ष करना पड़ रहा है। एक समय जो आपको पार्टी से बाहर किया गया था, उस समय फिर जो वसुंधरा जी आपके घर आए, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, मैं अभी पिछले दिनों ही मैंने कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे पास वसुंधरा जी से बड़ा कोई दूसरा नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है जी। और उसके साथ मैंने आज तक ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा उसमें कि उसके पीछे मेरी कुछ प्रैक्टिकल अनुभव है। गुजर आंदोलन में जिस प्रकार के कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे, उसके बाद मेरे को पार्टी में कि प्रहलाद गुंजल एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, एक आंदोलन ने उसकी दिशा मोड़ दी थी, चलकर मुझे पार्टी में लेने के लिए आई। मैंने कहा इतना बड़ा मन राजस्थान की राजनीति में किसी नेता का नहीं है, और न केवल बड़ा मन, बड़ा कद राजस्थान की राजनीति में किसी नेता का नहीं है जो वसुंधरा जी ने करके दिखाया। कोई छोटे छोटे स्तर के लोग किस प्रकार से आज रिवेंजफुल कार्रवाई करते हैं, काम करते रहते हैं, आप तो देख रहे हो भाई। कोटा में कितने लोग होंगे छोटे बड़े जो सोचते होंगे प्रहलाद गुंजल का राजनीति में अस्तित्व खत्म हो जाए तो हम आराम से गली गली क्यों घूमें, घर बैठकर, या फिर जहाँ हमारा ठिकाना मुकाम हो वहीं बैठकर काम करते रहे। ये अभी राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव आए, उनका बयान आया कि किसी व्यक्ति के नाम पर पार्टी नहीं चलती। आगामी जो 2 साल बाद चुनाव वो सत्येंद्र पूनिया जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आपका क्या कहना है? देखिए, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। और रही बात चेहरे की, तो भूपेंद्र जी से पूछ लेते ना कि मोदी जी का चेहरा नहीं होता तो क्या इतना अद्भुत बहुमत प्राप्त हो जाता क्या? चेहरे का अपना महत्व है, कैडर बेस होने के बाद भी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ही कैडर बेस पार्टी कहलाती है, लेकिन मोदी जी का जो वैश्विक चेहरा राजनीति में बना, उसके बाद किस प्रकार लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार अटल बिहारी जी के नेतृत्व नहीं बनी। अटल जी के प्रति देश की आज भी कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा है, उस समय भी कितनी बड़ी श्रद्धा थी, कैसा व्यक्तित्व उनका है, उसके प्रति लोगों का भाव।
लेकिन चेहरे का आकर्षण जो मोदी जी का व्यक्तित्व का जितना देश के सामने बना, हमने देखा है ना चेहरे का, वसुंधरा जी के चेहरे का परिणाम हमने नहीं देखा क्या? भैरव सिंह जी का कद राजस्थान की राजनीति में कितना बड़ा रहा, आज भी कोई उसको माइनस थोड़ी कर सकता है। लेकिन कभी 95-98 से ऊपर नहीं सीटें आ पाई जी। और वसुंधरा जी जब आई तो पहली बार में 120, दूसरी बार में 163। मैं समझता हूँ 47 से लेकर आज तक इतना बड़ा बहुमत तो राजस्थान में किसी दल को नहीं मिला। चेहरे का अपना महत्व है। भूपेंद्र जी यादव अभी राजस्थान की राजनीति में उन्होंने क्या सोचकर कहा, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मेरा अपना जो अनुभव है उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि चेहरे का अपना महत्व है। और वो केंद्रीय नेतृत्व का मकसद भी बहुत सहजता से सत्ता लाना है। और हम सब देख रहे हैं कि वसुंधरा जी का नाम आते ही सत्ता सहज है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं चाहेगा कि सहजता से राजस्थान में सत्ता है। आप जिलाध्यक्ष रहे, देहात जिलाध्यक्ष, आपने पार्टी और संगठन को किस तरह मजबूती दी? आज जो धड़े बटे हुए हैं, लाडपुरा अलग है, कोटा शहर अलग है, उत्तर अलग है, तो इसका क्या कारण है? आप किस दृष्टि से इसे देखते हैं? देखिए, मैं जब जिलाध्यक्ष था तो एक गांव तक जाकर मैंने कार्यकर्ता की सार संभाल की। मेरे बाद कई जिलाध्यक्ष रह गए, लेकिन आज भी गांव का कार्यकर्ता कहता है जिलाध्यक्ष के नाते जो प्रहलाद गुंजल ने काम किया है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल कार्यकर्ता को सार संभाल करके उसकी भावना के अनुरूप संगठन का काम किया, विरोध के नाते ताकत के साथ सत्ता का विरोध किया। और आज तो किस प्रकार की स्थितियां हो गई, टेरिटरी बन गई, टेरिटरी। मेरी टेरिटरी में कोई नहीं आएगा। छोटा सा व्यक्ति भी कार्यकर्ता एमएलए बन जाता तो कोई मर्यादा नहीं, कौन छोटा कौन बड़ा है, किसका कद छोटा है किसका कद बड़ा है। मेरी टेरिटरी का मालिक मैं ही हूं। ये जो परंपराएं पड़ गई टेरिटरी की, संगठन तो कमजोर हुआ ही नहीं। आज कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी न एमएलए जाते हैं, तो इससे कार्यकर्ता जाए तो कहाँ जाए? इस पर क्या कहना है आपका, क्या मानना है? देखो, इस पर मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई एमएलए पदाधिकारी कार्यालय में जाता है नहीं जाता है कोई विषय नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल जनप्रतिनिधियों की पब्लिक डीलिंग जब हमने राजनीति शुरू की थी उससे 100 गुना ज़्यादा है भाई, 100 गुना ज़्यादा। दिन भर में 20-30 साल पहले के एमपी एमएलए के पास जितने लोग नहीं आते होंगे उतने आज के एमएलए सुबह के 1 घंटे में बात करते हैं लोगों से अपने घर पे कार्यालय में। और लोगों को असुविधा नहीं हो इसलिए लोग यहाँ, हर एमएलए एमपी अपने कार्यालय बैठता, अपने घर पर बैठता है, वो पार्टी कार्यालय में बैठे या अपने घर कार्यालय में बैठकर लोगों को सुने, आखिर है तो संगठन का ही काम। पर अब ये कई तरीके की बातें पैदा करने वाले लोग हैं, उसका तो कोई समाधान नहीं है। मैं समझता हूँ सब एमपी एमएलए ज़्यादा काम कर रहे हैं। गुंजल साहब, जब आप उत्तर से एमएलए रहे, उस दौरान आपने विकास को गति दी और कोटा उत्तर के हर क्षेत्र में आपने चाहे यूआईटी से कार्य करवाए हों या अपने विधायक कोष से कराए हों, लेकिन बाद में चुनाव होने के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय आप पर कई आक्षेप लगे, आपका ये प्रकरण एसीबी तक चला गया। अब क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, धारीवाल जी का फ्रस्ट्रेशन था। 2013 में मेरे सामने हार गए, वो हार पूरे 5 साल पची ही नहीं उनसे। और जिस तरीके से नियोजित विकास मैंने किया, एक एक घर को पानी, एक एक गली को सड़क, एक एक गली को नाली, ये व्यवस्थित विकास जो मेरे समय पर लगातार चल रहा था, धारीवाल जी इससे परेशान थे और आते ही पहले फ्रस्ट्रेशन में सबसे पहले उसको बंद कराया। और बंद कराएगा, मैं एसीबी जांच कराऊंगा। एसीबी में शायद प्रकरण दर्ज भी हुआ था। एसीबी में प्रकरण दर्ज हुआ तो सरकारी काम था, सरकार के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ इंक्वायरी हुई। क्या हुआ फिर? 100 करोड़ के जो काम चल रहे थे, पेंडिंग थे 132 करोड़ के, उनकी आपने एसीबी में जांच करा ली और एसीबी ने क्लीन चिट दे दी।
आप ही का राज, आप ही के एसीबी, आप ही का प्रशासन, आप ही की जांच एजेंसियां, और बड़े जोर से कहा था मैं एसीबी से जांच कराऊंगा और ये गलत है, फर्जीवाड़ा है, इसमें क्वालिटी ठीक नहीं है। बेहतरीन क्वालिटी के कामों की अनुशंसा करते हुए एसीबी ने उसको बंद कर दिया मामले को। और अब आप कह रहे हैं अभी देवनारायण योजना में गलत कामों को दोबारा ठीक कराओ। क्या ठीक कराओगे? देवनारायण योजना का एक एक मकान बारिश में टपक रहा है, एक एक मकान। आप क्या पूरी गिरा के बनाओगे? लोग यहां तक कहते हैं कि गुलशन कुमार राय, गुलशन जैन के साथ किसकी पार्टनरशिप है? आपकी है या आपके बेटे की? क्या कराओगे आप? खाली अफसरों को दिखावे के रूप पर धमका दो और अपनी बात अखबार में छपा दो। हिम्मत है तो कराइए आप। जिस तरीके से मेरे कामों की जांच कराई थी, मेरे समय के कामों की, देवनारायण योजना के काम की एसीबी से, क्वालिटी कंट्रोल से जांच कराइए, पता लग जाएगा आपको क्या स्थिति है। और यह आपादापी विकास नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, विकास हमने किया था व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से काम। जो मांगा ही नहीं वो देंगे, जो मांगा ही नहीं वो देंगे। ये पहली बरसात में जो स्थिति बनी, इससे क्या हालत हुई शहर की, तो इसमें कमी किसकी देखी जा सकती है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि कौन मंत्री जी से कह रहा है कि आपादापी में विकास करो, नियोजित विकास करो, और आपादापी का विकास किस कीमत पर करा रहे हैं आप? मैं समझता हूं इस शहर के लोगों का पॉलिटिकल विजन कहां चला गया। मैं तो कई बार, आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, मैं तो कई बार कोई बात कहता हूं तो मीडिया वाले को छापने में जोर आता है कि पता नहीं यूआईटी विज्ञापन देना बंद कर देगी। इसलिए कैसा विकास? इस शहर के किसी कोने में एक प्लॉट नहीं बचना चाहिए। शहर का नाला चौड़ा है तो उसको भी छोटा करके बेच दो। जहां 50 साल कोटा नहीं जा सकता वहां की जमीनें आज बेच दो। बेचकर आप मंत्री जी अभी आपादापी में कुछ काम 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए के 1500 करोड़ का स्मार्ट सिटी का पैसा मिला के आप विकास पुरुष का तमगा लगाने की कुचेष्टा कर लोगे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम याद है क्या? मावत जब हाथी पालता है ना, तो अपना पेट पालने के साथ चिंता ये करता है कि मैं हाथी को कैसे पालूं। आप 50 साल जहां कोटा नहीं जा रहा वहां की जमीनें आज बेच रहे हो, शहर का एक एक कोना बेच रहे हो, और यूआईटी को कर्जदार बना रहे हो। कल यूआईटी जो हाथी है उसकी तनख्वाह कहां चुकाएंगे लोग? सारी जमीनें आप बेच देंगे तो नगर निगम की हालत क्या है? रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी की पेंशन के एरियर्स जो बनते हैं वो रोटेशन से मिलते हैं कि 5 साल पहले वाले के मिलेंगे, फिर 4 साल पहले रिटायर हुआ उसके मिलेंगे। क्या स्थिति यूआईटी लाना चाहते हो? कुछ भी करो, बेचो, ताला बेचो, नाली बेचो, जमीन बेचो, मकान बेचो, मुझे तो विकास पुरुष का तमगा। और लोग इसके पीछे संशय पैदा कर रहे हैं। ऐसी आपादापी का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि अब मेरे पास समय नहीं है, 2-2.5 साल है, उम्र भी नहीं है, दोबारा चुनाव न लड़ूं, परिवार का बंदोबस्त कर लूं। कहीं इसके पीछे कमीशन खोरी का खेल तो नहीं है? और मैं चार्ज लगा रहा हूं, चार्ज। जब जब आप आते हैं ये लाल पत्थर का ठेकेदार कहां से आ जाता है? किसने कहा आप नयापुरा के मकानों की डबल मंजिल पर हेरिटेज पत्थर लगाओ? किसने कहा ब्रज टाकीज को आप हेरिटेज बिल्डिंग बनाओ? वो लीज पर दिया हुआ ब्रज टाकीज हमारे टाइम जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात आई तो लीज निरस्त करने की बात चली और वो हाईकोर्ट में मामला चला गया। कहीं पर्दे के पीछे ब्रज टाकीज का सौदा तो नहीं हो रहा है? बाहर यूआईटी से सजवा लें और अंदर से सौदाबाजी कर लें। सरकार हमारी है। ये जो आपादापी है इसमें खेल है। यह आपादापी शहर के विकास की आपादापी नहीं है। कम समय में कितना अर्जित किया जा सकता है, जल्दी से जल्दी कुछ भी हो जल्दी करो। सत्ता का, ताकत का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जाता। और ताकत का इस्तेमाल करना है तो करो ना। आज आपने सोशल मीडिया में चला रखा है, मेरा सपना है कि एयरपोर्ट की जमीन पे मैं मिनी सचिवालय बना दूं। मेरा सपना क्या है वो पूरा हो ना हो जरूरी नहीं है। मैंने लोगों को जो सपने दिखाए वो पूरे होने चाहिए।
पिछले चुनाव में आपने सपने दिखाए, स्मार्ट मीटर हटा दूंगा, KDL हटा दूंगा, कर दिया सपना पूरा? वो तो एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए मंत्री जी, ये शहर आपसे सवाल पूछ रहा है, आप क्या सपने देख रहे हैं? इससे शहर को कोई मतलब नहीं है। आपने जो शहर को सपने दिखाकर भूखा छोड़ दिया, न KDL हटी न स्मार्ट मीटर हटा, उस पर जवाब दे दो भाई। गुंजल साहब, नगर निगम उत्तर और दक्षिण, ये कोटा शहर भाजपा का गढ़ रहा है, हमेशा भाजपा इस पर काबिज रही है। उत्तर और दक्षिण में ऐसे आप पर आरोप लगे कि आपने बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ प्रत्याशी खड़े करके कैंडिडेट हरवा दिए, तो ये क्या सच है? देखिए, ये तो टिकट बांटने वाले जाने, हमारे हिसाब से टिकट बंटते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर भी बनती और दक्षिण भी बनती। कुछ लोगों ने इतनी बड़ी ठेकेदारी ले ली कि टिकट भी हम बांटेंगे और बना भी हम लेंगे। इसका जवाब तो उन्हें ही देना चाहिए। मैं तो टिकट बंटवारे के बाद इलेक्शन से पहले ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को कह चुका था, जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोटा में एक भी नगर निगम बनेगी, और नहीं बनी। आखिर जो कार्यकर्ता काम करता है उसका टिकट काट देंगे आप, तो जनता में उसका गलत संदेश जाएगा। इसका खामियाजा पार्टी ने भुगता है। कोटा शहर के लोग कहते हैं कि कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल पीपलदा क्षेत्र के दौरे पे हैं, क्या वहाँ से चुनाव लड़ने का मानस है? चुनाव केवल और केवल कोटा उत्तर से चुनाव लड़ूंगा। राजनीतिक क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता को भ्रम नहीं पालना चाहिए। मैं इटावा इसलिए जा रहा हूं कि राजनीतिक क्षेत्र जिलाध्यक्ष के नाते मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, सांगोद जाता हूं तो मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, रामगंज मंडी भी जाता हूं, लाडपुरा को देखता हूं, बूंदी को भी देखता हूं। पार्टी का एक बड़ा तबका मुझे पिछली बार पार्लियामेंट लड़ाना चाहता था, ये अलग बात है कि टिकट बिरला जी का तय हो गया। तो केवल कहीं जाकर काम करने का आशय थोड़ी होता है कि वहां से चुनाव लड़ना चाहूंगा या लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। संगठन का काम है। ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद जी अपने कार्यकर्ताओं का एक धड़ा अपने साथ रखते हैं, पार्टी में एक अलग ही अटके चलते हैं। अभी वसुंधरा जन रसोई में भी अलग ही कार्य करते रहे कोविड के समय। इस पर क्या कहना? कौन कहता है? ये तो किसी भी नेता के लिए कह दो कि वो अपना एक धड़ा अलग लेके चलता है और अपना काम करता है। मैं एमएलए रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों वर्कर मेरे साथ खड़े हैं, और जो वर्कर मेरे साथ हो पार्टी का ही वर्कर है भाई। सारे पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। अब उनकी पर्सनल लॉयल्टी मेरे प्रति ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो पार्टी के व्यक्ति नहीं है। खाली ये कह दो पार्टी का काम करते हैं, पार्टी के झंडे लगाते हैं, पार्टी का नारे लगाते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं। जब कहीं विरोध प्रदर्शन धरना होता है तो पूरी ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं। अब ये तो एक आदत बन गई, स्वभाव बन गया कि, और फिर ये तो और लोगों के लिए भी कहते हैं कि साहब ये तो व्यक्तिवादी राजनीति के चेहरे हैं। तो व्यक्तिवादी राजनीति के चेहरे जो हमारे साथ जिन पर आरोप लगा करते थे, वो तो जाने कहाँ पहुँच गए संगठन और सरकारों। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा इतने फ्लाईओवर बना दिए, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं होगी, शहर ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा। इतने मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो केवल कोटा के लिए किया जा रहा है। रघु शर्मा जी जो मंत्री आए थे, उन्होंने कहा भाई अजमेर से भी ज़्यादा कोटा में है। आप इसको किस रूप में देखते हो? ये सच्चाई है क्या? देखिए, एक मंत्री कभी किसी दूसरे मंत्री के क्षेत्र में जाता है तो उसका राजनीतिक धर्म बनता है उसकी तारीफ करना। पर धारीवाल जी कर क्या रहे हैं? आप इस शहर के संभ्रांत व्यक्ति हो, खुद ही कल्पना कर लीजिए। 1,500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का, 1,000 करोड़ रुपया आईएल फैक्ट्री बेच दी, और सारा शहर, मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले ही कहा है जी, सारा सारा शहर बेच रहे हैं और इसको आपाधापी में खर्च कर दो। ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं है विकास का। आधारभूत सुविधा इस शहर की क्या है, उस पर हमने काम किया, विकास हमने भी किया। एक एक घर पानी, एक एक घर के सामने सड़क नाली, बैराज के समानांतर पुल,
बैराज की उम्र घट रही थी, कोटा की आजीविका है, हमारा चिंतन दूसरा था। नॉर्दर्न बाईपास फेज 1 बन गया तो रंगपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा था, तो रंगपुर पर आरओबी और ये गुमानपुरा का आरओबी और रेलवे स्टेशन पर आरओबी, ये सब पाइपलाइन में हमने लगभग सैंक्शन करा दिए थे। व्यापारियों के विरोध के कारण हमने उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप किसने मांगा गोबरिया बावड़ी का पुल? आप लोगों ने मांगा। किसने मांगा एरोड्राम का अंडरपास? चौराहे छोटे करते, व्यवस्थित कर देते, नॉर्दर्न बाईपास फेज 1 को पूरा करते, फेज 2 180 करोड़ की सैंक्शन पाइपलाइन में हमारी राज की जो चल रही है उसको पूरा करते, शहर के रिंग रोड बन जाता। इस विकास के नाम पर फिजूल पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। आप 2500 करोड़ में इस शहर को सुंदर बना सकते थे, इस शहर में शानदार ग्रीनरी कर सकते थे, पानी का समुचित प्रबंध कर सकते थे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम को स्मूथ कर सकते थे। आप यहाँ के एक एक गली की सड़क को और नाली को दुरुस्त कर सकते थे। लोगों को लगना चाहिए था। और आप जाइए ना आज नदी पार में, पटरी पार में, मैं तो एमएलए था, साधारण था, तुलना कर लीजिए जाके। लोग कहते हैं प्रहलाद गुंजल का काम ज्यादा है धारीवाल के काम से। ये मिनी सचिवालय का जो प्रश्न आया, जो पुरानी एयरपोर्ट की ज़मीन है, तो ये यहाँ मिनी सचिवालय बन सकता है क्या? ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है इस तरह वही ज़मीन? देखिए, मिनी सचिवालय बनना ना बनना ये कोई कानूनी प्रावधानों के दायरे में नहीं आता। ये सरकारों की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। धारीवाल जी की मंशा जो मुझे लगती है वो ये है कि एयरपोर्ट के लिए मुझे लगता है धारीवाल जी से बिना पूछे ही मुख्यमंत्री जी ने जमीन दे दी। धारीवाल जी की राय मशवरा भी नहीं। अब धारीवाल जी उसमें एक नया अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं कि वो जमीन देने से पहले ये जमीन यूआईटी को मिल जाए। लॉजिक ये है, ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मांग है, सपना नहीं है कि हमारी वो जमीन लेने से पहले ये जमीन हमको दे दो जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नाम है। और मैं समझता हूं कि इस जगह मिनी सचिवालय का क्या उपयोग है। ये NH-12 का हिस्सा रहा है और एयरपोर्ट जमीन, एयरपोर्ट के सामने का रोड जी, और उस पर ट्रैफिक का आज भी उतना ही दबाव है। कल यहाँ मिनी सचिवालय आते हैं तो धरना प्रदर्शन, लोगों का आना जाना और रोड का ट्रैफिक, मैं समझता हूँ ये व्यवहारिक नहीं होगा किसी भी तरीके से। ये देवनारायण योजना की जो इन्होंने शुरुआत की, अभी बन रही है, इसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि वो सही नहीं बनी, लेकिन पशुपालकों के लिए तो एक अच्छी योजना मानी जा सकती है। देखिए, धारीवाल जी में एक कॉमन सेंस नहीं है जी। वो जो शहर में पशुपालक है ना जी, वो यही का पशुपालक है, कोई बंदा का है, कोई पाचनपुरी का है, कोई बोराबास का है। वो शहर में आकर इसलिए बस रहा है कि उसके पास सामने दूध खरीदने वाला ग्राहक है, खाना बदोश जिंदगी जीता है नदी के नाले के सारे, सड़ी हुई नालियों के पास, उबड़ जमीन खाबड़ जमीन में। वो इसलिए कि 2 पैसे का लालच है, वो यहाँ उसको सस्ता चारा मिल जाता है, हरा चारा मिल जाता है, खल वो अपनी मोटरसाइकिल से लेकर आ जाता है, यही उसके घर पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है, घर घर दूध बेचने का। कौन रहेगा? मैं आपको बता रहा हूं, ये फेल हो गई और हमारे राज्य में इस योजना के फेल होने की जांच कराएंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकते। आप उनको मोटिवेट करते कि आप अपने जहां अपना शहर बंदा में कोई बंदा का व्यक्ति यहां रह रहा है, वो देवनारायण योजना में, कोई बोराबास का, कोई कोलाना का, वहां वो क्या खिलाएगा अपने जानवर को? उसके पास वहां खेत नहीं है और 20-30 लाख रुपए में उसको 40-60 का या 40-50 का जो एक छोटा सा, वो भी घटिया निर्माण का भूखंड दे रहे हैं। उतने में तो धर्मपुरा में 4 बीघा जमीन खरीदो ना भाई। उनका जो मानना था कि भाई यहाँ प्लांट लगाएंगे, यहीं इनकी दूध की, मुझे तो लगता है कि कोई वो जर्मनी कंपनी के साथ कोई आपका नेगोशिएशन हो गया होगा, इस चक्कर में आपने यूआईटी के इतने पैसे की होली कर दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका कोई न कोई कंपनी के साथ नेगोशिएशन था, उसको बैकडोर एंट्री कराने के लिए आपने पहले प्लेटफार्म बना दिया, हम देवनारायण योजना लाएंगे, पशुपालकों को ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, खाना बदोश जिंदगी जीने वाला आदमी कहाँ 20-30 लाख रुपए किस्तें देगा? कल जाके यूआईटी उनको खाली कराएगी, बैंकें उनको नीलाम करेगी, बैंकों के पैसों की रिकवरी नहीं हो सकती। जो एक ट्रक भूसा डलाते हैं सड़क के किनारे, वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों के पास में, महीने भर तो उसका पैसा नहीं दे पाते। यूआईटी की नियमित रूप से बैंक की मंथली किस्तें कहाँ से दे देंगे वो?
मैं पशुपालक की ज़िंदगी के बारे में मुझसे ज़्यादा थोड़ी जानते, और ये विचार हमारे समय भी आया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दादागिरी करके लोगों के ऊपर थोपने वाली योजना है। ना समझ लोग थे कुछ जिन्होंने प्रचारित कर दिया फोकट में मिलेगा, सस्ता मिलेगा, और वाई वाई कर दी। मैं समझता हूँ ये सफल नहीं है। और फिर दूसरी बात कह रहा हूँ मैं, अभी तो बहुत सारे पैच हैं, रेवेन्यू एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन है, जेल जाना पड़ेगा लोगों को। रेवेन्यू एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन है कि नगर निगम विस्तार के कारण राजस्व की जमीन सिवाय चक जो निगम के अर्बन एरिया की संस्थाओं के खाते जुड़ जाएगी, उस पर आप कुक्कड़ पालन, पशुपालन आदि के लिए, सुअर पालन आदि के लिए आवंटित नहीं कर सकते। फिर आप पशुपालन के लिए कैसे कर रहे हैं? आवासीय आपने तरीका निकाल लिया, देव नारायण आवासीय योजना, पर मकसद तो पशुपालन का है। इलीगल अलॉटमेंट, जो प्रिंसिपल एक्ट है जमीन का, रेवेन्यू एक्ट, वो प्रिंसिपल एक्ट आपको परमिट करता ही नहीं कि आप नगरीय क्षेत्र में जिस जमीन को, सिवाय चक जमीन को जहां पहले कभी पशुपालन होता था, वो नगरीय संस्थाओं को आवंटित हो गई, आप उस जमीन का अलॉटमेंट आप सुअर पालन, कुक्कड़ पालन, पशुपालन के लिए कर ही नहीं सकते। आपने प्रिंसिपल एक्ट का वायलेशन किया है। अगले राज्य में जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, गैर वाजिब तरीके से आपने ये सारा काम किया है, आपाधापी में काम किया है। पैसा आपको कंज्यूम करना था आपके पास स्मार्ट सिटी का, और आईएल फैक्ट्री को बेच दिया। अरे आईएल फैक्ट्री को बेचकर कोई एक फैक्ट्री लाने का प्रयास करते, कोटा के लोगों को रोजगार मिलता। अब ये बड़े बड़े टिमले खड़े करके कोई ये अंडरपास और ये और ब्रिज, और ये क्या रोजगार के संसाधन जुटा रहे हैं क्या कोटा के लिए? एक काम तो कर देते जिससे कोटा के बेरोजगारों को राहत मिलती, रोजगार के अवसर खड़े होते। ये सारा का सारा दिखावटी काम है, कॉस्मेटिक काम है, कमीशन का खेल है। यूआईटी के धन को जल्दी कैसे खुर्द-बुर्द किया जा सकता है, उसमें से कितना कुछ हजम किया जा सकता है, क्योंकि अब न समय है न उम्र है, इसलिए जो कुछ सीमित समय में कितना अधिक अर्जित किया जा सकता है, इस सोच के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे कोटा की एक एक गली को एक कोना भी नहीं है जहां पर प्लॉट काटकर, किसी छोटा प्लॉट है तो दुकान के लिए बेच दो, बड़ा। और स्थिति क्या हो रही है दिनेश जी, जहां पर आरके पुरम में, श्रीनाथपुरम में आप ऑक्शन कर रहे हैं 5,000 7,000 जा रहा है, और आप बेचने की आपाधापी में लॉटरी में वहां 2,000 में 3,000 में दे रहे हो। आप क्यों कर्मचारियों को आने वाले समय में जेल जाने का रास्ता तैयार कर रहे हो? एक एक चीज की, प्लॉट बेचने से लेकर गलत प्रकार की ठेकेदारी, इन सब की ऑडिट कराऊंगा। क्या हो रहा है यूआईटी में? आज टेंडर पास कर दिया 25 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, और टेंडर जारी करने के अगले 5 दिन बाद आप एक्स्ट्रा आइटम, अनलिमिटेड कॉस्ट पर एक्स्ट्रा आइटम मंजूर करोड़ों रुपए का। यानी आपका इंजीनियरिंग सिस्टम इतना फेलियर और कमजोर है कि 15 दिन पहले टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है जिस काम के लिए, उसको पता ही नहीं क्या क्या आइटम लगने, और वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद यूआईटी के धन पर ऐसी लूट मची हुई है, करोड़ों रुपए के एक्स्ट्रा आइटम। मैं दावे से कह रहा हूं, आप भी यही हूं, मैं भी यही हूं। हमारे कामों की एसीबी की जांच का परिणाम तो आपने देख लिया, उन्हें शहर की जनता से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हमारी जांच में कितने लोग जेल जाएंगे ये कोटा की जनता देखेगी। ये जो वार्डों में सीवरेज लाइन डल रही है, आज इनकी स्थिति आपने देखी होगी, कहीं पानी का निकास नहीं है। इसका क्या किस रूप में आप इसे देखते हो? सत्यानाश कर दिया। ये प्रोजेक्ट हमारे समय का था, हमारे राज्य में ही ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, कोई धारीवाल जी की सैंक्शन नहीं है। हमने उस समय इसको ड्रॉप कर रखा था कि गलियों में 2 वे लाइन डालेंगे, गहरी लाइन डालेंगे, प्रॉपर्टी कनेक्शन 2 वे में जोड़ेंगे, और जहां बड़ा रोड होगा वहां क्रॉस पर सिंगल वे बड़ी लाइन डालकर व्यवस्थित करेंगे, वरना सीवरेज राहत नहीं आफत है। ये अनुभव कई शहरों का था,
इसलिए हमने हमारे टाइम पर इसको ड्रॉप सा कर दिया था कि दोबारा राज आएगा तब इसको व्यवस्थित करेंगे। और राज आते ही उसको व्यवस्थित करने के बजाय धारीवाल जी ने शहर के सामने एक हमेशा की प्रॉब्लम खड़ी कर दी। जिस तरीके का घटिया निर्माण हो रहा है, वो निर्माण एक लाइन चौक हो गई तो एक मोहल्ला सड़ेगा, एक मोहल्ला। और ये आने वाला है परिणाम, कुछ समय बाद देख लेना आप किस क्वालिटी का काम हो रहा है। कराओ ना धारीवाल जी, देवनान योजना की और सीवरेज दोनों की, एसीबी की और क्वालिटी कंट्रोल की जांच करा लें, मांग कर ले मेरी तरफ से। हिम्मत दिखा दें एक बार, हिम्मत, इन दोनों तीनों कामों की जांच करा ले, पता लग जाएगा कि आपके राज्य में कामों की पारदर्शिता कितनी है। पर नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, जैसा केडीएल के बारे में बोला। इन दोनों तीनों, केडीएल को हटाओ ना, क्यों नौटंकी कर रहे हो? चुनाव का राज जाने वाला है, चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हवा दे दी, जाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। आपका राज है, क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा रहे हो? हटाओ ना, आपको लगता है अव्यवस्था है तो। अभी जो बरसात हुई, बाढ़ आई पूरे क्षेत्र में, तो मुआवजा राशि के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार के लिए खातों में पहुंच जाएगी, अभी तक तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार कहाँ से पहुंचाएगी? कंगाल सरकार है, डेवलपमेंट ठप है। मैं नहीं समझता हर मोर्चे पर असफल सरकार कोई किसान को ठीक तरीके की राहत दे पाएगी। केवल राहत की बयानबाजी कर सकती है, राहत नहीं दे सकती है सरकार। ये थे हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद जी गुंजल। आज हमारे साथ इन्होंने बेबाक प्रश्नों के उत्तर दिए। आइए हम आगे नई सक्सेस से जुड़ेंगे। नमस्कार।